सो हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कपूर और आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम मई 2025 में जो जो इवेंट हुए हैं, जो जो इनोवेशन हुए हैं, जो जो रिसर्च हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बता दूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम हो, इवन बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के व्यू से। दूसरा, नॉलेज के व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि हम ह्यूमन कितने जल्दी जल्दी डेवलप कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया इनोवेशन एंड हम लोग का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो कि हर सप्ताह नया कुछ ना कुछ इनोवेशन और खोज या रिसर्च होते रहते हैं, है ना। लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है। और ये कि क्या क्या खोज हो रहा है जल्दी जल्दी और क्या क्या खोज होने वाला है, इससे ह्यूमन लाइफ में क्या चेंजेज आने वाले हैं वो पता चलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले जो डेवलपमेंट होता था ह्यूमन में, उसको डेवलप होने में वर्षों लग जाता था। वर्षों मतलब कि सेंचुरी लग जाते थे, 100 साल, 10 साल, 50 साल ऐसे लगते थे। लेकिन अब हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, ह्यूमन इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है कि हर वीक कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होते हैं। तो उन्हीं इनोवेशन को हम लोग देखेंगे, मंथ वाइज देखेंगे। अभी मई 2025 का देख रहे हैं, फिर जून टू 2025 का देखेंगे। तो मई 2025 का हम लोग आप स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, डेट वाइज देखेंगे। तो पहला हमारा है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर, और एक पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि है क्या। तो एक्चुअली में आप पिक्चर से आप देख के ही बता सकते हैं कि भाई ये तो सैटेलाइट है, ये जो है सैटेलाइट है। तो हाँ, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो मोस्ट एडवांस सैटेलाइट है, और ये 2 मई 2025 को किसके द्वारा, स्पेस एक्स द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो स्पेस एक्स ने स्टारलिंक V3 नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहाँ V3 थर्ड वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कहने का मतलब कि सेकेंड वर्जन और फर्स्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है। थर्ड वर्जन स्टारलिंक को लॉन्च किया है स्पेस एक्स, जिसका एडवांटेज या अगर हम लोग बोलेंगे कि जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये फास्ट एंड मोस्ट स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। अब फास्ट एंड मोस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है और कहाँ करने वाला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो लॉन्च हुआ है 2 मई 2025 को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा। स्पेस एक्स के बारे में आपने सुना होगा। स्पेस एक्स एक्चुअली में है क्या, तो अच्छा चलिए, नहीं सुने हैं तो मैं बता दूं कि आपने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का नाम सुना होगा। जी हाँ, वो उन्हीं का कंपनी है स्पेस एक्स, यानी स्पेस एक्स का सीईओ जो है एलन मस्क है ना। उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है स्टारलिंक V3, है ना। और इसका सैटेलाइट जो है थर्ड वर्जन है, और इसका मेन पर्पस का बता दूं कि इसका क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट एंड मोस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। खासकर कौन से एरिया में, ये ग्लोबली, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। ये अमेरिका की कंपनी है, तो ये चलो जरूरी नहीं कि केवल अमेरिका के लिए फास्ट एंड स्टेबल इंटरनेट अमेरिका में ही प्रोवाइड करेगा, नहीं, ये ग्लोबली यानी पूरे दुनिया के लिए ये फास्ट एंड मोस्ट स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। और मेन इनका फोकस कहाँ रहेगा, तो मेन फोकस रहेगा रूरल एरिया या रिमोट एरिया। रूरल एरिया कहने का मतलब हो गया गांव वाला एरिया, जहाँ पे गांव में बहुत कम नेटवर्क होता है, वहाँ पे मोस्ट स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है ये स्टारलिंक V3। उसके अलावा ये करने वाला है रिमोट एरिया। रिमोट एरिया ऐसे एरिया जहाँ लोगों का आवागमन बोलते हैं वो बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कभी कभी आप लोग सुनते होंगे तीर्थ यात्रा में जाते हैं उत्तराखंड के तरफ, तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाता है या बादल फट जाता है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं। अब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों से, बोलते हैं मिस है, पता नहीं मिस है तो कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास तो मोबाइल होता है लेकिन इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण वो, या उनमें नेटवर्क नहीं होता है जिसके कारण वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
तो ये जो है स्टारलिंक V3, ये जो है वहां पे वैसे रिमोट एरिया में भी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। कैसा? स्टेबल एंड फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है ना। तो इनका टारगेट रहेगा रिमोट एंड रूरल एरिया। इनका की फीचर देखें तो ये जो स्टारलिंक V3 है, इसमें एक चेंजेज आया है कि ये सैटेलाइट जो है वो करेगा क्या, तो सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनहेंस करने वाला है। सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर क्या पूछा जाए कि अगर क्या होता है, तो जैसे कोई सैटेलाइट है, उसके पास किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन दूसरे सैटेलाइट में शेयर करना है, तो उसके लिए सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन, उसी को सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए करने का जो पावर है वो लेजर के थ्रू यूज किया जाएगा, उसको इनहेंस किया गया है। लेजर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है या लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लेजर का यूज करके सैटेलाइट के बीच में लिंक करने का कोशिश किया गया है। इससे होगा क्या, स्पेस डिबैरिज जो है, स्पेस डिबैरिज मतलब स्पेस में जो कचरा है, जो ऐसे सैटेलाइट है जो यूज नहीं होते। मालूम है आपको, टोटल लगभग 10,000 के आसपास सैटेलाइट कहाँ पे है, यूज जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है। जिसमें से एक्टिव सैटेलाइट का बात किया जाए तो एक्टिव सैटेलाइट मात्र 3300 से 4500 के बीच में है। बाकी सब क्या है, वैसे सैटेलाइट डिबैरिज हो गए हैं, मतलब कि वो एक तरह से कचड़े के रूप में है ना। तो अब नया कुछ चीज भेजना होता है तो हमको सैटेलाइट फिर से भेजना होता है। तो ये जो है ये सैटेलाइट के बीच में इंटरलिंक स्टेबलिश कर देगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सैटेलाइट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि डिबैरिज को कम करेगा, स्पेस डिबैरिज को कम करने वाला है ये सैटेलाइट। तो ये इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो सैटेलाइट है बहुत एडवांस सैटेलाइट है ना। अब अगर अभी तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट, अब इसका बात करें कि स्पीड, इंटरनेट स्पीड कितना प्रोवाइड करने वाला है, तो ये इंटरनेट स्पीड 10 GB पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। सोच लीजिए 10 GB पर सेकेंड का इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। और जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, उसमें हमेशा इंटरफ्रेंस आता है, नेटवर्क कभी कम हो जाता है, बादल, बिजली, ये सब के कारण, ये सब बादल के कारण होता है। तो वो इंटरफ्रेंस को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, या बेटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो इंटरफ्रेंस होता है उसके लिए। तो ये रहा 2 मई को स्पेस एक्स द्वारा स्टारलिंक 3rd वर्जन का लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जो 2 मई के बाद हम लोग आगे नए इनोवेशन और रिसर्च या कोई इवेंट पे हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इवेंट है वो है, आपको स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, इसमें DNA है, Cas9 है, RNA है, और यहाँ पे DNA का मॉडिफिकेशन करते हुए दिख रहा होगा। ये दिख रहा है कि कोई ह्यूमन है, जो ह्यूमन हैंड है जो आर्टिफिशियली बना हुआ है, उसको DNA को क्या कर रहा है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो जी हाँ, ये DNA के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। भारत ने 6 मई 2025 को क्या किया है, DNA मॉडिफिकेशन के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू आनुवंशिक बीमारी, यानी कि जो ऐसे बीमारी जो पेरेंट के थ्रू बच्चे में आते हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, उसको ठीक करने के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया है भारत ने। तो क्लिनिकल ट्रायल भारत में स्टार्ट हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही एक इनोवेशन मान सकते हैं, ये बहुत बड़ा इनोवेशन है हमारे लिए। इसमें DNA का मॉडिफिकेशन करते हैं। DNA का मॉडिफिकेशन करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से DNA का मॉडिफिकेशन करने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, बेस्ट मेथड माना जाता है। और इस मेथड के थ्रू हम लोग करते क्या है, Cas9 एक टूल होता है, जो एंजाइम होता है, जिसके थ्रू DNA को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं कि क्रिस्पर है क्या। तो क्रिस्पर जो होता है एक मेथड है, इसको प्रोनाउंस क्रिस्पर करते हैं, जो CRISPR। और ये जो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ये जीन एडिटिंग का टेक्नोलॉजी है ना, जो साइंटिस्ट को
अलाउ करता है, साइंटिस्ट जो है इसमें प्रिसाइजली डीएनए को कट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। कट करके जो अफेक्टेड पार्ट है इसको रिमूव करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। यानी कि ये जीन एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी है, यानी कि इससे क्या क्या फायदा होने वाला है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मई 2025 यानी 6 मई 2025 को ये भारत ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया है। और इस क्लिनिकल ट्रायल से किस किस डिजीज को ठीक किया है, तो ठीक करने में कामयाबी प्राप्त किया है। तो इसमें बीटा थैलेसेमिया एक तरह का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, उसको क्लिनिकल ट्रायल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू ठीक किया गया है, यानी कि ट्रीटमेंट किया गया है। बीटा जो थैलेसीमिया है वो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर एक तरह का बीमारी है जो पेरेंट के थ्रू बच्चे में आता है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके ये किया गया है। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया था, वो एम्स और आईसीएमआर के थ्रू के कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल लाइब्रेरी में इसको कंडक्ट किया गया था। कैसे ये काम करता है, तो इसमें Cas9 का टूल हम लोग यूज करते हैं, जो एक तरह का एंजाइम होता है। उस एंजाइम का यूज करके डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट पे जाते हैं और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, है ना, उस फॉल्टी डीएनए जो होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं या फॉल्टी जीन को उसको या रिप्लेस कर देते हैं। इससे हम होने वाला बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है जेनेटिक जो जितने भी डिजीज है उससे हम लोग क्योर कर सकते हैं, यानी कि उससे बचा जा सकता है। जैसे बहुत सारे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई ये ऐसा बीमारी है जो पेरेंट के थ्रू आता है, ये ठीक होने वाला नहीं है। तो हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि आराम से उसको अब हम लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत एक्यूरेट ये ट्रीटमेंट करता है, इसके साथ साथ फास्ट ट्रीटमेंट होता है और उसके साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी है, यानी कि कम पैसे, लेस एक्सपेंसिव है जेन एडिटिंग मेथड दूसरे जेन एडिटिंग मेथड के कंपेयर में। इसका यूज आने वाला है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में तो यूज आएगा ही, जैसे मैं बताया कि जेनेटिक जो डिजीज है उसको क्योर करने के लिए इसका यूज करेंगे, यानी मेडिसिन में यूज होगा ही। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला है और बायोटेक्नोलॉजी में। एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ आने वाले सालों में अगर हम लोग आगे बढ़े और 30 से 50 साल आगे अगर जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इंजीनियर और डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमें जरूरत रहेगी किसके? तो रहेगी जरूरत, सबसे ज़्यादा जरूरत रहेगा हमें एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर का जरूरत होने वाला है आगे फ्यूचर में, क्योंकि लोग फार्मिंग करना छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग फार्मिंग करना छोड़ रहे हैं। आप लोग अब अपने ही गांव में देख लो, या कितने लोग फार्मर खुद होंगे, तो पहले कितना फार्मिंग करते थे, अब कितना फार्मिंग कर रहे हैं वो खुद देख सकते हैं। तो फार्मिंग करना लोग छोड़ रहे हैं, तो शॉर्टेज होने वाला है। तो इससे लिए अब इंजीनियर डॉक्टर का जरूरत नहीं, अब हमें फार्मर का जरूरत होने वाला है आगे 50 साल में। तो उस समय भी ये यूज हो सकता है जो क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ डिजीज हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या अच्छे ग्रोथ के लिए, ऐसे कुछ हमारे ग्रेन्स हो गए, उसका बढ़िया से ग्रोथ हो, उसके ग्रोथ के लिए भी हम लोग डीएनए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और मॉडिफाई करके हम लोग अच्छा ग्रोथ करवा सकते हैं उस प्लांट का, या उस जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर में यूज होने वाला है आगे चल के क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 मई की तरफ। 10 मई 2025 स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट बैटरी। तो भाई टेस्ला ने 600 किलोमीटर रेंज वाला जो सॉलिड स्टेट बैटरी को लॉन्च किया है। टेस्ला के बारे में तो आप सुने होंगे, वही फिर से आ गए एलोन मस्क, वही अमीर आदमी। टेस्ला एक ऐसा ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो क्या होगा, सेल्फ ऑटोमेटेड ड्राइविंग है, जिसके खुद चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। तो अब ये बैटरी नया लॉन्च किया है उसके लिए टेस्ला ने, और वो कौन सा? सॉलिड स्टेट बैटरी। अब बता दूं कि भाई सॉलिड स्टेट बैटरी होता क्या है। तो हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो जनरली उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल यूज किया जाता है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो या तो लिक्विड का होता था या होता था किस फॉर्म में? जेल के फॉर्म में होता था।
जैसे लिक्विड के फॉर्म में, जैसे हम लोग घर में देखते हैं इन्वर्टर वाला बैटरी बड़ा सा, उसमें पानी डालते रहते हैं, H2SO4 डालते रहते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज करते थे, लेकिन कुछ में जेल का यूज करते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी जो हमारे मोबाइल में यूज होता है उसमें जेल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टेस्ला ने सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है, और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यूज करने के कारण बैटरी का लाइफ ही नहीं और उसका रेंज भी बढ़ गया है, यानी कि फास्ट चार्जिंग होगा, मोर ज्यादा सस्टेनेबल होगा, बहुत देर तक चलेगा, है ना। और क्या होगा कि इसका रेंज भी बढ़ा दिए, चार्जिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दिए कि कितना चार्ज करके रख सकता है ना। और उसके साथ साथ इसका लाइफ भी बढ़ गया है। तो लिथियम आयन बैटरी इसका एग्जांपल है। सॉलिड जो सॉलिड स्टेट बैटरी का, उस लिथियम आयन बैटरी में पहले जेल यूज करते थे मोबाइल वाले बैटरी में, अब सॉलिड स्टेट बैटरी आ गया है। इस बैटरी में थोड़ा सा ये रिस्की होता है जो जेल वाले में, कि वो ब्लास्ट करने का चांस होता था, लेकिन ये इसमें ये बेनिफिट रहेगा कि इसमें क्या होगा, ब्लास्ट करने का ये सब का कम कर दिया गया है। तो टेस्ला ने सॉलिड स्टेट बैटरी जिसका रेंज 600 किलोमीटर, यानी कि एक बार चार्ज कर लो, सिंगल चार्ज करो 600 किलोमीटर आपका व्हीकल रन करेगा, ठीक है। ये फास्ट चार्जिंग भी होगा, लॉन्ग लाइफ भी होगा। अब बैटरी किस तरह से सेट करते हैं, जो नए ईवी गाड़ी जाते हैं उसके डिक्की साइड में हम लोग बैटरी लगा देते हैं, ये डिक्की साइड है वहां पे बैटरी लगा दिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी वे बैटरी जो होते थे वो ब्लास्ट कर जाते हैं, आपने बहुत सारे न्यूज में सुना होगा, ब्लास्ट कर जाते हैं हीटिंग के कारण, ओवर हीटिंग के कारण, ये सब के कारण वो ब्लास्ट कर जाते थे। लेकिन ये सॉलिड स्टेट बैटरी जो अभी लॉन्च किया गया है टेस्ला द्वारा, वो ब्लास्ट करने वाला नहीं है, बहुत रेयर केस होगा जिसमें ये ब्लास्ट करेगा। तो इसीलिए इसको कैसे बेड के, जो गाड़ी का बेड होता है वहां पे इसको अरेंज कर दिया जाएगा, ये इस तरह से जैसे दिख रहा है वैसे अरेंज कर दिया जाएगा। इसका की फीचर क्या है, तो की फीचर है कि इसके हाई एनर्जी डेंसिटी ज्यादा रहेगा, यानी कि कम वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा। सेफर, लेस रिस्क ऑन फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि बहुत ज्यादा सेफर रहने वाला है, बहुत कम रिस्क है इसमें कि ये एक्सप्लोड करे या फायर इसमें लगे। और लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा इसका लाइफ स्पैन होने वाला है, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा, और इसका चार्जिंग कैपेसिटी फास्ट होगा। एप्लीकेशन का बात करें तो इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए मोबाइल फ़ोन हो गए, और दूसरा लास्ट में रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, वहाँ जैसे विंड मिल हो गया, जहाँ विंड एनर्जी होता है, विंड पावर प्लांट होता है, और सोलर पावर प्लांट, उनके लिए जो बैटरी हम लोग यूज करते थे वो कैसा, वही जो हम लोग इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं वो वाला बैटरी हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसका उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह पे हम लोग सॉलिड स्टेट बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 14 मई 2025 को यूएनओ ने ग्रीन एआई पहल की शुरुआत की है। हाँ, तो यूएनए ने ग्रीन एआई पहल की शुरुआत की है, जिसमें ये जो है यूएनए लॉन्च द ग्रीन एआई इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन एनर्जी इफिशिएंट एआई मॉडल। एनर्जी इफिशिएंट एआई मॉडल के लिए एक ग्रीन एआई इनिशिएटिव एक यूएनए ने लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि अभी हमारे लिए, यानी कि पृथ्वी के लिए, यानी हमारे पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा जो हमारे डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो बीच में रुकावट है वो है क्या, तो वो है पोल्यूशन। जितना ज़्यादा हम लोग डेवलप हो रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा अर्थ पोल्यूटेड होते जा रहा है। पोल्यूशन का अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का अर्थ के बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, कुछ एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, है ना। किसके कारण, तो अगर पोल्यूशन के कारण।
तो अब हम लोग ग्रीन एआई लॉन्च इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो क्या रहेगा, एनर्जी इफिशिएंट एआई मॉडल रहेगा। एनर्जी इफिशिएंट कहने का मतलब कि एनर्जी को कम एनर्जी में ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम लोग कुछ कर सकते हैं, उस टाइप का इनिशिएटिव लिया गया है। यानी कि हमारा डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन डेवलपमेंट से हमारे पॉल्यूशन यानी अर्थ पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है यूएनए द्वारा 14 मई 2025 को। ये दिख रहा होगा फिगर में दिख रहा है कि हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं, जिससे डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट के होने के बाद ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारा डेवलपमेंट का, क्योंकि अभी तो हमारा सबसे ज़्यादा कि जितना ज़्यादा हम लोग डेवलप कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है कि अर्थ उतना पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ग्रीन एआई एक डेवलपमेंट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट का यूज करके डेवलपमेंट किया जाएगा, जो एनर्जी इफिशिएंट रहेगा, एनर्जी इफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में रहेगा। एनर्जी इफिशिएंट और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। एनर्जी इफिशिएंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग कुछ एआई के थ्रू कुछ ऐसा सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे जिससे हम लोग को एनर्जी को बचाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग यूज करते थे बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते थे, वो इतना बड़ा होता था, गोल सा ट्रांसपेरेंट रहता था और पीला कलर का रोशनी देता था। उस बल्ब को हम लोग 100 वाट का बल्ब बोलते हैं, 100 वाट का बल्ब। ये 100 वाट बल्ब जो होता है ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी खपत करता है, खाता है ना, और लाइट देता है। अब हम लोग जो यूज करते हैं वो एलईडी का यूज करते हैं, वो 9 वाट का ही होता है, सेम प्रकाश देता है, सेम लाइट देता है, लेकिन 9 वाट यानी 1 सेकेंड में 9 जूल ही एनर्जी खाता है, कंज्यूम करता है। तो यानी कि पहले 100 वाट जितना खपत हो रहा था, अब एनर्जी कितना हो गया, 9 वाट पे आ गया है। यानी कि ये हमारा जो एलईडी है वो एनर्जी इफिशिएंट है। तो इसी तरह का सोल्यूशन ये पॉसिबल हुआ है सेमीकंडक्टर के खोज के बारे में। तो आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर का खोज हुआ या सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हुआ। जहाँ पे भी सेमीकंडक्टर के खोज से रिसर्च या डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, वहाँ के टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, है ना। तो ये सेमीकंडक्टर है, एनर्जी इफिशिएंट होता है ना। उसी जैसे कि एलईडी का बात की, एलईडी बल्ब का बात किए, और वो एनर्जी इफिशिएंट हुआ है ना। पहले 100 वाट 1 सेकेंड में खर्च करते थे, अब 9 वाट खर्च कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे और एनर्जी एफिशिएंट करना है, वही एआई के थ्रू हम लोग इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। तो यही हमारा डेवलपमेंट है, जिससे हमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो, है ना, यानी पॉल्यूशन से बचे। तो मई 2025 को, ये 14 मई 2025 को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। ग्रीन एआई इनिशिएटिव है, उसके थ्रू लॉन्च किया गया था पूरे दुनिया में। लो एनर्जी कॉस्ट एनर्जी एआई मॉडल ये क्रिएट करेगा, है ना। जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी है डाटा सेंटर में, उसका यूज किया जाएगा। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, वहाँ पे इनके डेटा को यूज किया जा सकता है कि भाई हाँ हम लोग ऐसे, जैसे अभी हम लोग के पास रीन्यूएबल सोर्सेज में अगर हम लोग बात करें तो विंड है, सोलर है, वाटर है, और इससे एनर्जी यूज करना, एनर्जी उससे निकालना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि विंड भी बहुत कम इफिशियंट रहता, पैसा बहुत खर्च करेंगे लेकिन कम निकलेगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे और आउटपुट कम निकलने वाला है ना। तो ऐसे हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसका रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएँ, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीन्यूएबल सोर्सेज से होगा क्या कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ना। तो ये इनिशिएटिव ग्रीन एआई इनिशिएटिव है, जिससे अगर ये बोलेंगे क्यों ये मैटर करता है, तो आपको देख रहे होंगे कि इसलिए मैटर करता है कि जैसे अभी हमारे पास जितने भी एआई मॉडल हैं उसमें एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा डेटा हम लोग रखते हैं उसमें एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए ये इनिशिएटिव ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि पॉल्यूशन हमारे पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा, एक तरह से हमारे डेवलपमेंट में, ह्यूमन के डेवलपमेंट में एक रुकावट है। तो चलिए हम लोग इस रुकावट को तो कम करेंगे, है ना, ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा। अब बात करते हैं नया एआई के
एआई के बारे में, जो कब लॉन्च हुआ था, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये लॉन्च हुआ है 10 मई 2025 को। 10 मई 2025 को जो इसरो ने ओशन सैट 4 जो मैरीन रिसोर्सेज के मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसरो के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में सबको जानता होगा। और जितने भी साइंस के बारे में पढ़े होंगे छोटा मोटा भी, तो उनको पता होगा। तो इसरो अभी बहुत कमाल कर रहे हैं, है ना, मतलब क्योंकि अब इनके पास फंडिंग बहुत आ रहा है। जैसी फंडिंग आ रहा है तो ये फंड को एकदम सही तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं। पहले इनका फंडिंग बहुत कम था, जिसके कारण रिसर्च डेवलपमेंट कम होते थे। अब हम लोग को मंगलयान भी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमको पैसा ही कम था कि हम लोग वहां तक पहुंचने में हम फ्यूल ही नहीं पता चला। तो हम लोग ऐसे फ्यूल का खोज किए कि कम खर्च में निकल जाए, है ना। तो सुने होंगे इंडिया ने मून या मार्स पे जब अपना सैटेलाइट भेजा है ना, तो उसमें खर्च जो होता है वो ट्रैफिक के खर्च से भी कम खर्च में भेज दिया है ना, इतना दूर, है ना। तो ये कैसे, तो कम खर्च में ज़्यादा का ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं था, तो बस उसमें ये रहता था कि हम लोग को टाइम कंज्यूमिंग था। जो अमेरिका या जो भी डेवलप देश है, चाइना, जो मून पे जाने में 1 दिन लगाते हैं, 5-6-7 घंटे लगाते हैं, 1 दिन लगाते हैं, वही हम लोग को जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। 20 दिन, 24 दिन, 25 दिन ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब फंडिंग आना स्टार्ट हो गया है, तो नया नया कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास जो है इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है, टैलेंट सबके पास है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से रुके हुए हैं। कुछ लोग कैसे रुके हुए हैं, तो मैं बता दूं, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, है ना। कुछ लोग यही सब चीज में लगे हुए हैं, है ना। गवर्नमेंट लेना है, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी ले लेना है भाई, लेके निकलना है ना, सेटल होना है। क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट नौकरी पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप चाहें तो डेवलपमेंट रिसर्च फील्ड में भी कर सकते हैं। अगर साइंस से कोई पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मास्टर करे, मास्टर करने के बाद फिर फेलोशिप होता है, वो फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप का फॉर्म भरे, उसको उस तरह से प्रिपरेशन करें, और उसके बाद रिसर्च में आप जा सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें उसको, हाँ, और ये मत सोचिएगा कि हम जाएंगे तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट पैसा फंड प्रोवाइड करता है पढ़ने के लिए एवरी स्टूडेंट को। अगर कोई स्टूडेंट, है ना, एक एग्जाम प्रॉपर गवर्नमेंट का निकाल के अगर पीएचडी करता है, तो पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट उसको 38 से 45 हज़ार के बीच में मंथली पेमेंट करता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो याद रहे, ये पैसा मिलता है हर महीने, है ना। तो जितना आप क्या कर सकते हो कि कोई नौकरी खर्च करोगे, उतना में पढ़ लोगे आप, है ना। पढ़ने के बाद भी आपको सिक्योर रहेगा, रिसर्च कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, है ना। रिसर्च करोगे, रिसर्च के साथ साथ प्रोफेसर, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो टैलेंट का कमी नहीं है, बस हम नौकरी के चक्कर में रुक जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है ओशन सेट 4, नाम से ही पता चल रहा है। ओशन का मतलब क्या होता है, तो ओशन का मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड, है ना, सागर महासागर से रिलेटेड ये टर्म यूज होगा, जो मैरीन रिसोर्सेज को मॉनिटरिंग करने के लिए। मैरीन का मतलब क्या हो गया कि जो यही समुद्र हो गया, पानी जहां से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग मतलब देख रेख करने के लिए लॉन्च किया है ओशन सैट 4, यानी ओशन सैट 4 फुट वर्जन है ये, है ना। इससे पहले 3 लॉन्च कर चुका है सैटेलाइट। तो इनका पर्पज क्या है अगर देख लेंगे, तो ये ओशन में मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग मतलब देख रेख करने वाला है ओशन को, या उसके कोस्टल रीजन को। कोस्टल रीजन मतलब उसके किनारे वाले साइड को। तो उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि ओशन में क्या क्या, मतलब उससे, और जो सी है उसके सरफेस के बारे में स्टडी कर पाएंगे, कितना टेम्परेचर है, क्लोरोफिल लेवल कितना है, फिशरी जोन कहाँ कहाँ है, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं, है ना। और ओशन का लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, जैसे बोलते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, तो पिघलने से ओशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये सब जानकारी हम लोग इससे इकट्ठा कर सकते हैं।
तो ये वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ये सब में भी ये हेल्प करने वाला है, इसका मेन पर्पस है। की फीचर का बात करेंगे तो की फीचर बात करेंगे, ये एडवांस इक्विप्ड है। इक्विप्ड मतलब कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें लाया गया है, जो ओशन कलर मॉनिटरिंग इसमें डाला गया है ना। तो ये 4 में, बाकी में कलर मॉनिटरिंग नहीं था, इसमें कलर मॉनिटरिंग डाला गया है। ये पहले से पता लगा देगा साइक्लोन का, एग्लिक ब्लूम्स का, ओशन करंट के बारे में, ये हम लोग को पहले से जानकारी दे देगा। एंड सपोर्ट मैरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने वाला है। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करेगा। मैरीन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन, डिजास्टर मैनेजमेंट करने का मतलब जो कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, ओशन करंट आने वाला है, वहां पे पहले से इंफॉर्मेशन देगा। चलिए मैं बता दूं कि एक चीज मैं बता देता हूं कि हमारा इंडिया का बात करें तो इंडिया में एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। वो सुपर कंप्यूटर जनरली वो हमारे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे सटीक वेदर फोरकास्टिंग इंडिया करता है ना। अगर अमेरिका को भी अगर वेदर के बारे में जानकारी लेना रहेगा, सटीक जानकारी, तो जरूर वो इंडिया से कांटेक्ट करेगा। आप इसका बिलीव नहीं है तो बहुत सारे हॉलीवुड मूवी देख सकते हैं। हॉलीवुड मतलब फॉरेन वाले मूवी जो अमेरिका, ब्रिटेन ये सब में बनता है, फ्रांस में, रशिया में। तो वहां पे जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आएगा कि हेल्थ से वेदर से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसमें इंडिया का नाम जरूर होगा कि इंडिया से ये इंफॉर्मेशन आया है कि वेदर इतने समय में ऐसा होने वाला है। ठीक है, आप इंडिया का नाम वहां पे सुनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर है जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए है। तो जरूर उस सुपर कंप्यूटर को इससे लिंक किया गया होगा, जिससे और आसानी से डेटा को कलेक्ट किया जा सके और उसको एनालाइज किया जा सके और हम लोग को बताया जा सके, या जहाँ जरूरत है वहाँ पे बताया जा सके। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट को मैरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले टीम को इनको बताया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है ना, इंडिया के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए भी। तो जब भी हम लोग कोई साइंस और रिसर्च करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, तो ये रिसर्च केवल किसी देश या किसी पर्सन के लिए ही लिमिट नहीं होता है, ये पूरे मानव जाति के लिए होता है और ये पूरे मतलब विश्व के लिए होता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये चीज। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा 22 मई 2025 का बात करते हैं। 22 मई 2025 को गूगल ने लॉन्च किया है मेडपल M3। मेडपल M3 गूगल ने लॉन्च किया है, जो न्यू AI हेल्थ असिस्टेंट है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हेल्थ असिस्टेंट है जिससे मेडपल पाम 3 जो है वो एक हेल्थ AI टूल्स है। इसको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नाम क्या है, द फर्स्ट AI डॉक्टर। मेडपाम 1 जो होगा वो फर्स्ट AI डॉक्टर, और ये मेडपाम 3 है, मतलब थर्ड वर्जन है। ये गूगल ने 22 मई 2025 को लॉन्च किया था। अब बताएं 22 मई 2025 को ये लॉन्च किया था, इसका लॉन्च करने से बाकी से इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे मेडपाल्म और 3 में। मेडपाल्म जो है एक्चुअली ये गूगल द्वारा इनिशिएटिव है। इसमें होता क्या है मैं बता दूं कि इसमें जनरली जैसे इसमें सारे इंफॉर्मेशन आते हैं हेल्थ से रिलेटेड। अगर कोई दिक्कत हो, जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ आपका सिम्टम आया, आप डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर को वो सिम्टम याद अगर रहेगा कि हाँ इस सिम्टम से ये बीमारी होता है, तभी आपको प्रिस्क्राइब करेगा, है ना। अगर मान लो डॉक्टर को पता नहीं है, एक दो उसमें से कुछ छूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दवा गलत मिल जाएगा तो ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये इस टूल के थ्रू हम लोग पूरा जितना सिम्टम है उस सारे सिम्टम को इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये सारा इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और क्या क्या बॉडी में टेस्ट की जरूरत है, ब्लड का क्या देखना रहेगा या क्या देखना रहेगा, वो सारा चीज ये बता देगा। यानी इसी तरह से ये डॉक्टर की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसके कुछ इंफॉर्मेशन का बात करूं तो मेडपल एक एडवांस AI मेडिकल असिस्टेंट डेवलपमेंट है जो गूगल डीप माइंड के थ्रू ये डेवलप किया गया है। ये थर्ड जनरेशन है मेडपल सीरीज का, है ना, जो डॉक्टर, रिसर्चर एंड पेशेंट के लिए एक एक्यूरेट मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है ना। कौन सा किस टाइप का दवा हम लोग यूज कर सकते हैं,
उसका भी प्रिस्क्रिप्शन इसमें दे देगा। ये किसका है? गूगल। इससे फायदा क्या होने वाला है? बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मान के चलो आप गांव में रहते हो, आपको पता है गांव में अगर रहते हैं और किसी को किसी तरह का बीमारी हो जाए तो उनको डॉक्टर तक ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। कम से कम 1 से 2 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि हमारे पास मान के चले 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा बहुत ज़्यादा हो गया। तो 1 घंटा मिनिमम लग ही जाता है गाँव में जो लोग रहते हैं उनको डॉक्टर तक पहुँचाने में, सही डॉक्टर तक पहुँचाने में, है ना। तो उसके लिए अब हम लोग को करना क्या होगा? अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करके शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि अगर तुरंत क्या कर सकते हैं कि ताकि 1 घंटे तक हम अपने पेशेंट को बचा सके, है ना। ये सब डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, खासकर वैसे रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में जहाँ लोगों का रहना कम होता है। ये कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स मेडिकल क्वेश्चन को ये सॉल्व करने वाला है, जैसे को हार्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्ट का पेशेंट है उनके लिए भी, और कैंसर पेशेंट है उनके लिए भी ये बहुत सारा एडवाइस देने वाला है। ये सारे एडवाइस जितने भी मेडिकल जो एविडेंस प्रेजेंट है वो एविडेंस के हिसाब से ये सॉल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड करेगा। ये बहुत सारे लैंग्वेजों में है, उसमें से जैसे हिंदी भी और रीजनल लैंग्वेज भी, इंडिया के कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, ये सब लैंग्वेज, तमिल हो गया, ये सब लैंग्वेज में भी ये हो गया। इसमें क्या होगा कि इसमें जो थर्ड वर्जन में सेफ्टी, इथिक एंड डायग्नोस्टिक सजेशन कंपेयर टू मेडपल 2, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है ना। एक्यूरेट मेडिसिन एडवाइस देने के लिए सोचा गया है, ठीक है। तो ये सब इसके मेन की फीचर है। और ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे रूरल एरिया में जहाँ डॉक्टर और क्लिनिक जो का रिसोर्सेज जो है बहुत कम होता है, तो उस समय हम लोग का टेम्प्रोरी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो रहेगा कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना रहेगा, लेकिन हाँ हम लोग टेम्प्रोरी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मेडिकल एरर को भी रिमूव करने वाला है। जैसे कोई डॉक्टर है वो किस सिम्टम देखा, सिम्टम देख के अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसमें से कभी माइंड से क्लिक नहीं करता है और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन अगर लिखा दिया दूसरे बीमारी का, तो उससे दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग मेडपाम का यूज करके, जो गूगल AI मॉडल का जो है मेडपाम, उसका यूज करके हम लोग श्योर ले सकते हैं कि हम लोगों ने, डॉक्टर श्योर ले सकते हैं कि हम जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये मेडिकल एरर को करने वाला है। सपोर्ट टेली मेडिकल एंड हेल्थ केयर, टेली मेडिकल ऑटोमेशन, टेली मेडिकल मतलब टेलीफोन के थ्रू मेडिकल, और हेल्थ केयर ऑटोमेशन इसको सपोर्ट करने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे, अगर हम लोग बात करें कि इंजीनियर का तो ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग सुबह से लेके रात तक जो भी चीज़ यूज करते हैं वो इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ ही होता है ना। तो इसीलिए इंजीनियर का तो ज़रूरत बहुत है। उसके अलावा डॉक्टर का ज़रूरत अगर पूछा जाए इंडिया में, तो इंडिया में 90% अभी डॉक्टर का ज़रूरत है। इमेजिन करो कि तुम, ऐसा होना चाहिए कि हर शहर में एक डॉक्टर हर चीज़ का प्रेजेंट होना चाहिए। क्या आपके पास, आपके गांव में कोई ऐसा डॉक्टर है जिससे आप हर तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मिलते हैं, है ना। आपको सिटी में ही मिलेंगे, शहर में ही मिलेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड जगह पे ही डॉक्टर आपको मिल पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें डॉक्टर का बहुत ही ज़रूरत है, यानी 90% डॉक्टर का ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने वाला हेल्थ केयर का, है ना। तो चलिए, ये जो था 24 मई को गूगल ने लॉन्च किया था। अब आता है 27 मई 2025 के बारे में। 27 मई 2025 को यहाँ पे जापान के कुछ साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्लड का कंडक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड, यानी आर्टिफिशियल ब्लड का ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है। ब्लड और आर्टिफिशियल ब्लड और हमारे ब्लड में क्या अंतर है? हमारा ब्लड जो होता है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड रहता है, आर्टिफिशियल ब्लड ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ ब्लड है जो सेम ब्लड जैसा ही काम करेगा। लेकिन इसमें कुछ खासियत है, ह्यूमन ने बनाया है तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो हमारा ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे चलो रिपेयर होता है
है ना, चेंज होता है, एक्सचेंज होता है ना। ब्लड में अगर कोई चीज आ गया तो हम लोग उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, वही हमारा सहारा है ना। अब इस एआई आर्टिफिशियल ब्लड में क्या अंतर है, तो आर्टिफिशियल ब्लड ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ ब्लड है, जिसका फंक्शन सेम ह्यूमन ब्लड जैसा ही होता है। स्पेशली अगर बात करेंगे ऑक्सीजन कैरी करना और बॉडी ऑक्सीजन कैरी करके बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाना, तो सेम आर्टिफिशियल ब्लड भी वही काम करता है। तो आर्टिफिशियल ब्लड का ये खासियत रहेगा कि इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप की जरूरत नहीं होगी, यानी किसी को भी कहीं पे इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता हो, आर्टिफिशियल ब्लड का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ब्लड ग्रुप का जरूरत नहीं होगा, है ना। इट इज नॉट रियल ब्लड बट एक्ट लाइक अ रेड ब्लड सेल, सेम रेड ब्लड सेल जैसा ये काम करता है। ये 27 मई 2024-25 को ये लॉन्च किया गया है, जापान द्वारा ट्रायल लिया गया है ना। जापान द्वारा ट्रायल लिया गया है, जो ह्यूमन किया गया था। ये कहाँ पे ट्रायल लिया गया है, तो टोक्यो में लिया गया है, जो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है, जो सक्सेसफुली रहा है। द प्रोडक्ट कॉल हेमोजेनेक्स, इसको हेमोजेनेक्स बोलते हैं, है ना, जो ट्रॉमा पेशेंट एंड शोड पॉजिटिव रिजल्ट। ये इस प्रोडक्ट को कहाँ होमोजेनेक्स बोला गया, जो एक ट्रॉमा पेशेंट में इसको टेस्टेड किया गया, यानी कि आर्टिफिशियल ब्लड को डाला गया और डालने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कहने रिजल्ट पॉजिटिव आने कहने का मतलब क्या है कि हाँ, हम लोग का रिसर्च जो रहा वो सक्सेसफुल रहा, यानी कि हम दूसरे पर्सन पे भी यूज कर सकते हैं। की फीचर का बात करेंगे, ब्लड टाइप मैच करने का जरूरत नहीं है, किसी को भी ये आर्टिफिशियल ब्लड डाल सकते हैं, या तो ओ पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, कोई भी अगर रहेगा उसको हम लोग डाल सकते हैं। लॉन्गर सेल्फ लाइफ देन रियल ब्लड, रियल ब्लड का इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहने वाला है। इसका रिस्टोर करने के लिए जरूरत भी नहीं रहेगा रेफ्रिजरेटर का। अब हमारा जो ब्लड सेल है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तभी ये बना रहता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनको चाहिए तब वो ब्लड बना रहता है, तो वो टेम्परेचर का भी जरूरत नहीं होता है। ये इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, वार जोन में यूज किया जा सकता है, रिमोट एरिया में यूज किया जा सकता है। रिमोट एरिया के बारे में मैं फिर से बता दूं कि वही एरिया जहाँ पे लोगों का आवागमन कम होता है, वैसे एरिया में यूज किया जाता है ना। क्या चैलेंज रहेगा, तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी रहेगा कि नहीं, ये अभी तक अंडर रिसर्च में है। मान के चलो हम लोगों ने तो जान लिया है कि भाई चलो ये आर्टिफिशियल ब्लड का रिप्लेसमेंट है, एक ने हम लोगों ने रिसर्च भी कर लिया, लेकिन क्या ये लॉन्ग समय तक के लिए वैलिड है। उस पर्सन में डाले हैं तो क्या वो पूरी लाइफ जी पाएगा, या वो ब्लड वैसा ही काम कर पाएगा, कि समय समय पे आर्टिफिशियल ब्लड चेंज करना पड़ेगा। तो उसका अभी हम लोग अंडर रिसर्च में है। और तो ये पूरा बॉडी में रिप्लेस करने, नॉट अ फुल रिप्लेसमेंट फॉर द होल बॉडी के लिए पूरा रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। सो ये हमारा रहा मई 2025 में कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कुछ लॉन्चेज जो किसके लिए हेल्पफुल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मैं बता दूं कि आप ये वीडियो देखें, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और हमें कुछ टॉपिक भी सजेस्ट करेंगे कि और किन टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए और हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर मतलब कि कोशिश करेंगे शेयर करने का अपने दोस्तों से, है ना, और ताकि हम लोग में और पॉजिटिव एनर्जी आएगा, और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, सजेशन देना है, एंड सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम बनाएं और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप। और जरूर इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। चलिए थैंक यू ये देखने के लिए आपको थैंक यू, और मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।